नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर इंदौर से है, जहां सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों से कई घरों में लगी आग, गैस की टंकियां हुई ब्लास्ट। आगे खबर रायबरेली से है, जहां उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने 59 लाख की लागत से बने हाटपेठ सेमरी बाजार निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। साथ ही अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां नशेड़ियों को शराब पीने से मना करने पर शराबी दबंगों ने युवक पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ तोड़ा का मामला है, जहां घनी बस्ती में किसी अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें कई घर चपेट में आ गए। घरों में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। मौके पर पहुंचे रहवासियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय एसीपी वीपी शर्मा ने बताया कि आग लगी थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। क्षेत्रवासियों ने साथ में मिलकर आग पर काबू पाया है। मौके पर क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय भी पहुंच गए। कोई जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। ये रानीपुरा के पास ही है, नारतोड़ा, इस पे जो आग लगी थी, सूचना मिली थी तो हम लोग सब आ गए थे। फायर ब्रिगेड भी तुरंत आ गई। आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। अब कोई किसी तरह की कोई घटना भी सर, कोई टंकी भी ब्लास्ट होने की? हाँ, टंकी कुछ फूटी हैं पर कोई जनहानि नहीं हुई। सर, कोई घनी बस्ती होने के कारण भी फायर को आने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ा? नहीं, फायर तो आ गया, उससे पाइप लाइन के द्वारा आग बुझा दी गई सर, क्या तुरंत। कारण रहा आग लगने का? अब उसकी जांच चल रही है, जांच करके मालूम पड़ेगा। कितने घरों में सर आग लगी है? 4-5 घर तो प्रभावित हुए। तो बड़ी घटना होने से बची है? हाँ, बच गई। तत्कालीन सभी का सहयोग रहा और आग जो है उस पर नियंत्रण पा लिया। हमारे भी एडिशनल डीसीपी साहब भी आए थे, विधायक जी भी आए थे यहाँ पे। घायल होने की सूचना? घायल कोई ऐसा नहीं हुआ है। अगर कोई हल्के लपटें वगैरह में कुछ हो तो वो, बाकी कोई ऐसी अभी तक कोई जानकारी में नहीं है कि किसी को कोई चोट लगी। सर, बताया जा रहा है कि बच्चे भी घर में थे? नहीं, बच्चे सब निकाल लिए सुरक्षित। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने जनपद रायबरेली में न्याय पंचायत सेमरी में कृषि उत्पादन मंडी समिति लालगंज क्षेत्र अंतर्गत 59 लाख की लागत के हाट पैठ बाजार सेमरी का निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लोगों से कहा कि प्रदेश सरकार जरूरतमंदों के साथ खड़ी है, उनके लिए हर संभव सहायता की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए विभिन्न प्रकार की लाभप्रद योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवराम सिंह, पूर्व विधायक इंद्रेश विक्रम सिंह, उप जिलाधिकारी लालगंज अजीत प्रताप सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां गांव के प्रधान पर लड़की को जबरन शादी करने के लिए धमकाने का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि ग्राम प्रधान अमन जायसवाल उससे शादी करने का दबाव बनाता है और मना करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। वहीं पीड़िता के परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि अमन जायसवाल एक महिला अध्यापिका के माध्यम से उनकी बेटी को बहला फुसलाकर 3 दिन के लिए लखनऊ ले गया, जहाँ पर उसका शारीरिक शोषण किया, उसका MMS बनाया। अब वो लोग बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं और अमन जायसवाल से शादी करने को कहा जा रहा है। वहीं इस मामले में अमन जायसवाल के द्वारा महिला थाने में जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसने कहा कि शादी जिस लड़की से हुई है उसके माता पिता उसकी विदाई नहीं कर रहे हैं और कोर्ट मैरिज के साक्ष्य भी दिए हैं। शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वालों को टॉर्चर करेंगे, मतलब मार डालेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताइए। अच्छा, फिर नहीं गए, फिर घर आ गई। अब पूरी बात खुल के बोलिए। लेके जाओ, कुछ करोगी तो फिर हम क्या करें? कहने ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर इनको वहाँ लेके गई, पता नहीं फिर वहाँ क्या हुआ क्या नहीं। जब वहाँ से हम फोन कर रहे थे तो ये ना फोन उठाई है ना वो उठाई है। वहाँ पता नहीं क्या करवाई क्या नहीं, ये हमको कुछ भी नहीं पता है। और उसके बाद फिर जब हम उसमें मैसेज किए कि चलो ठीक है, तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो, हम अपने भाई और भाभी को भेज रहे हैं वहाँ, तो फिर फ़ोन उठाए कहे मम्मी हम सही सलामत हैं। फिर उसके बाद घर आई और वहाँ से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, ये हमको नहीं पता। उसके बाद ये कहाँ शादी की, कहाँ कुछ भी नहीं,
दिमागी हालत इसकी कुछ भी सही नहीं, 1 महीना से ऐसे पड़ी रहती, ना खाना ना पानी ना कुछ। दिमागी हालत इनकी ठीक नहीं अच्छा है। ये बताइए, जो अब मैटर उछल के आया है, किसके जी। साथ क्या किया, कौन डरा धमका रहा है, आज क्या बात ये हुई, अमन पुलिस, जायसवाल, ये कौन है, ये ग्राम प्रधान है। इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ अब पता नहीं किया कि इनको कुछ खवा के ले गए हैं, क्या धमकी दी है कि तुम्हारी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता अमृतुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां गंगा एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में इस योजना में कई किसानों के घर और खेती करने की जमीन चली गई है। किसानों की जमीन का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जिले में लगभग 60 हेक्टेयर जमीन किसानों की गंगा एक्सप्रेसवे में चली गई, जिसका 88 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों को मिलना है, जिसमें से अब तक 50% यानी कि 44 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जा चुका है, जिसमें 44 करोड़ मुआवजा वितरित होना अभी बाकी है, जिसको वितरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार तहसीलों की टीमें गांव में घूम घूम कर किसानों के घर जा रही हैं। ज्यादातर किसान बाहर होने की वजह से जो किसान मुआवजे की राशि से सहमत नहीं है, उसके कारण मुआवजा लेने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया और अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुआवजा लेने के लिए अपना बैंक पासबुक, फोटो, पैन कार्ड और खेत के कागज लेकर आए, जिससे मुआवजे का भुगतान किया जा सके। मुआवजा बांटने का प्रयास लगातार जारी है। सर गंगा एक्सप्रेसवे में कुछ मुआवजे का पैसा क्या है? नहीं, मुआवजे का बताना चाहेंगे, मुआवजे का कोई पेंच नहीं फंसा है। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे में जो लगभग 60 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत ली गई है और उसका लगभग 88 करोड़ का आसपास का मुआवजा है, जिसमें 40 करोड़ के आसपास का मुआवजा वितरित किया जा चुका है और रेस्ट मुआवजा वितरित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार तहसीलों की टीमें गांव में घूम घूम के किसानों के यहाँ पे जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान या तो बाहर हैं और या वो उस जो मुआवजे की राशि है उससे सहमत नहीं है, इसलिए वो मुआवजा लेने नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये दिक्कत है और ये आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो हमारे यहाँ पे आएँ और अपने प्रपत्रों को जमा करें। वो अपने बैंक के पासबुक, फ़ोटो और हिस्सा प्रमाण पत्र वगैरह लगा के दे दें, तो हम उनका जल्दी से जल्दी मुआवजा का भुगतान कर दें। इसी के लिए हमारा प्रयास चल रहा है और यही हमारी आपके माध्यम से लोगों से भी अपील है। सर कितनी धनराशि होगी? लगभग अभी 45 से 50 करोड़ के आसपास की धनराशि है जो अभी वितरण करने के लिए शेष है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता अमृतुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। डॉक्टर क्या बच्चे हैं? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक मारपीट का मामला आया है महाराज से, क्या है? ये एक बलवंत नाम के युवक हैं जो सीएससी महाराजगंज से रेफर होकर हमारे पास आए हैं, जिनका बताया जा रहा है कि इनके साथ मारपीट हुई, जिनको काफ़ी गंभीर चोट आई हुई है। इनको भर्ती करके इनका क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? उदयभान सिंह, पूरे भगन महाराजगंज पोखरनी, थाना कौन सा? महाराजगंज लगता है। क्या हुआ है? आलादगंज के मामा हैं हमारे, इनको रात में लेटे थे अंदर मच्छरदानी लगा के, तो एक कोई आया है अनजान आदमी, तो उसने इनको कुल्हाड़ी से वार किया 3 बार। उसके बाद देख ही नहीं पाए, भाग गया वो। क्या कारण हो सकता है? कारण असल में बाहर पुलिया है घर के, तो वहीं कुछ लोग शराब वराब पिया करते हैं रात में, तो रोका था 1-2 बार, बस यही बात है। इसकी सूचना पुलिस को दिया है? हाँ, पुलिस सूचना दिया, पुलिस ही लेके आई है घर से हॉस्पिटल तक।
हमारा अमरनाथ सिंह। कहाँ घर पड़ी? पचरुखिया। का भइल बरुआ संगे? हम एटीएम अपना ले करके एटीएम कार्ड लेके अपना एटीएम मशीन में गए थे पैसा उठाने के लिए, तो हमसे नहीं उठ पाया, तो एक दूसरे व्यक्ति ने वो हमारा एटीएम लेके बोला कि डीजे मार देते हैं, तो उठाने लगा। उठाने के समय में ही वो अपना एटीएम हमको दे दिया और हमारा एटीएम वो लेके चला गया। और चले जाने के बाद हम घर पर आए तो नहीं देख पाए, हम सोच रहे हैं कि हमारा ही एटीएम है, तो वहाँ वो लेकर और वो 2 दिन के अंदर में पैसा उठा लिया। कितना? 1,06,000 और 6 तारीख और 7 तारीख के बीच में। हम 6 को गए थे शाम को, और 6 तारीख को भी हमारे आने के बाद में कुछ पैसा उठाया और 7 तारीख में पूरा पैसा उठा लिया। 7 को जब दिन 3 बजे हम देखे अपना एटीएम, तो देखते हैं कि हमारा एटीएम नहीं है, वो बदल लिया है। तो फिर वहीं से हम जाके आज हम फिर बैंक में जाके मैनेजर से मिल के उसका कैमरा निकलवा के सब देखे, तो वो सब ऐसे काम किया है। शिकायत पुलिस विभाग में किए हैं, मैं आश्वासन किया हूँ कि इसका शिकायत दर्ज की जाएगी। हमको पुलिस विभाग ने आश्वासन दिया है कि इसका सख्त कार्रवाई हो। जय जवान जय किसान। साथियों, आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जो कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले हैं वो वापस लिए जाएंगे। ऐसी सीएम शिवराज सिंह जी से राय हो गई है, उनके निर्देश प्राप्त हो गए हैं, वो मुकदमों की वापसी होगी। साथियों, ये मेरा बड़ा आरोप है कि कुछ दिन पूर्व एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये समाचार आया था कि शिवराज सरकार कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामलों को वापस लेने की तैयारी कर रही है, और वो किस आधार पर वापस लेगी ये स्पष्ट कर दिया था कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिलों के जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे वो पहले उनकी समीक्षा करेंगे और सूची तैयार करेंगे, इसके बाद वो मामले वापस होंगे। तो इस तरह से ये बड़ी साजिश है। ये 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी साजिश है। इसके तहत मेरा आरोप है कि मतदाताओं से जिनके खिलाफ मामले पंजीबद्ध हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों के पास जाएंगे, निवेदन करेंगे और उनसे वादा करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। तब उनकी सूची बनाई जाएगी, नाम जोड़ा जाएगा और मुकदमों की वापसी होगी। इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के दांत हैं वो खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। और मेरा ये भी आरोप है कि जो लोग कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले विगत 3 वर्षों से झेल रहे हैं, जुर्माना भी हुआ, सजा भी हुआ, वो सारे लोग क्या करेंगे, उनको कौन सा न्याय मिलेगा? तो ये सरकार की बड़ी साजिश है। प्रदेश का मतदाता समझ गया है और सरकार के साजिश का पर्दाफाश होगा और 2023 का जो आम चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, उसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां 9 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आ रहे हैं। एक बार फिर से गांव के किसानों के लिए योजनाओं की बात होगी, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जुबानी जमा खर्च से वास्तव में किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार काफी ज्यादा व्याप्त है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बाढ़ सागर और उससे जुड़े हुए बांधों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इस श्रृंखला में माऊगंज के वन पांडर गांव में बने बांध का निरीक्षण किया गया, तो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार और शिवानंद द्विवेदी ने पाया कि वन पांडर गांव के पास में बांध बनाया गया था, उसकी स्थिति बेहद खराब
तालाब है। बांध के अंदर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के कमीशनखोर भ्रष्ट अधिकारियों ने जिले के सभी बांधों का कबाड़ा कर दिया है। ठेकेदारों के साथ मिलकर पूरी राशि हजम कर ली है। कैंचमेंट एरिया में किए जा रहे अवैध अतिक्रमण और अवैध उत्खनन को नहीं रोका जा रहा है। ना के बराबर है, क्योंकि उसमें इतना रिसाव है कि बरसात का पानी आया और सीधे निकल गया, उसमें सिंचाई नहीं हो रही जी। लेकिन कन्हैया और पाड़ा डैम से सिंचाई होती है। जिन गांवों में इरिगेशन का पानी डेमों के माध्यम से जा रहा है पहले से, उन गांवों को इस बूस्टर पंप से जोड़ दिया गया। लेकिन जहां कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, उस गांव को हटा दिया गया। ये सौतेला व्यवहार नहीं है तो क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि यदि हमारे इस गांव को, हमारे ग्राम पंचायत को अगर पथरहा बूस्टर पंप से नहीं जोड़ा गया तो अगला चुनाव विधानसभा का आ रहा है और लोकसभा का आ रहा है। हम दोनों का हम लोग विरोध करेंगे और यहाँ एक भी वोट इन पोलिंगों में नहीं पड़ेगी। ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प है। ये आज पाड़ा डैम में है, पाड़ा ग्राम पंचायत है मऊगंज क्षेत्र में। आज हम लोग यहाँ पर इतने बड़े डैम का निरीक्षण करने आए हैं। हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ। हमारे साथ चीफ इंजीनियर रिटायर्ड श्री से बहादुर सिंह परिहार जी हैं, बाणसागर से संबंधित है WRD के। सबसे पहली बात तो ये कि ये बांध की जो क्वालिटी है, पारण बांध की, मतलब इसकी जो कैपेसिटी से ये 70% लेस पानी इसमें स्टोर हो रहा है। मात्र 30 से 40% के बीच में इसमें पानी स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से लगभग 450 हेक्टेयर का जो इसका सिंचाई का जो रकबा निर्धारित किया गया है, तो उतना सिंचाई इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये गलत डेटा WRD विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें और भी देखी गई। इसकी पिचिंग जो इनसाइड वाली पिचिंग है वो सही नहीं है। इसमें हमने कुछ जगह पे देखा हुआ है कि यहाँ का जो ठेकेदार था, जिस व्यक्ति ने इसकी खुदाई बाद में की हुई है, तो पिचिंग के नीचे जो लगभग पिचिंग से 15 मीटर तक दूरी रखी जानी चाहिए, तो वो दूरी उतनी ना रखी जा करके पिचिंग के बहुत करीब से इसकी गई है, जिसकी वजह से उसकी पिचिंग की संभावना है। स्लूज के पास में हमने देखा कि जो स्केप चैनल इसमें लगी हुई है, तो इसमें स्केप से आगे पानी की सप्लाई चैनल नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत है। साथ में इसकी क्लीनिंग और वो जो लाइनिंग जो होती है वो लाइनिंग सही तरीके से नहीं हुई स्लूज के पास से। मतलब लगभग 50 मीटर का एरिया छोड़ने के बाद जो स्केप के आगे से लाइनिंग की हुई है, मतलब वो जो सीमेंट की वॉल टाइप की दोनों साइड लगी रहती है वो नहीं है। बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ जगह पे तो यहाँ पे जो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस ड्रेन होती है वो तो कुछ जगह पे दिखी है, लेकिन कई जगह पे लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस ड्रेन यहाँ पे नहीं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।